गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आओ सारे रल मिल के अपनी रस्म ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਜੈ गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय संतां दी। आज का ये शो जो है वो दास हिंदी भाषा में चलाने की कोशिश कर रहा है। वैसे तो पंजाबी जब हिंदी बोलता है तो ऐसे ही लगता है झूठ ही बोल रहा है, लेकिन मेरे साथ आज हिज एक्सीलेंसी काउंसिल जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम बर्मिंघम डॉक्टर सुशांत विक्रम जी हमारे साथ हैं। और आज एक स्पेशल डे है हमारी सबकी ज़िंदगी में कि आज के दिन हिंदुस्तान का जो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लागू हुआ और उसी कारण इंडिया को रिपब्लिक बोलना शुरू किया तब से 26 जनवरी 1950 को। हम सबका सौभाग्य है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने और पूरे और साथियों ने मिलजुल कर इसको तकरीबन इसके 11 सेशन हुए थे, 167 दिन लगे थे फाइनल करने में, और ये दुनिया का विश्व का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। और इसमें क्योंकि ये मेरा स्पिरिचुअल शो होता है, क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी इसमें भरी है। सबसे बड़ी बात कि वो जो श्री गुरु रविदास जी महाराज का फरमान जात जन्म न पूछिए सच कर ले बताए, श्री गुरु गोविंद सिंह जी का मानस की जात सब एक के पहचान वो, और वो शब्द जो कि हमारे सबके रग रग में बसा हुआ है, अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजे कौन भुले को मंदे, ये इस कॉन्स्टिट्यूशन में है। और जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, इंडिया आज़ाद हुआ है, सरकारें आईं लेकिन बदली भी, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन को, विधान को, ये सबसे बड़ा माना गया। इसी के तहत सरकार कोई भी हो उसको काम करना होता है। और आज आप सबको कांशी टीवी पर आकर हिज एक्सीलेंसी आपको इस दिन की भी मुबारक देना चाहते हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि आज के दिन बहुत व्यस्त होता है 26 जनवरी, लेकिन आज के दिन इन्होंने अपना समय निकाला है और सारी संगत को दर्शन देने के लिए आए हैं। मैं अपनी तरफ से भी और आप सबकी तरफ से इनका हृदय से स्वागत करता हूं, और ऐसा ही मैं विश्वास करता हूं कि आज के शो का आपको बहुत फ़ायदा होगा, बहुत लाभ होगा। और हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे घर में हिज एक्सीलेंसी आए हैं और हमारे साथ इस शुभ दिन को मनाने के लिए हमारे साथ शामिल हो जाएं। तो सुशांत जी, सबसे पहले मैं सबकी तरफ से आपका स्वागत करते हुए आप सबको वेलकम है और जय गुरुदेव जी। मैं ये जानना चाहूँगा कि आप अभी हमारे फर्स्ट सिटीज़न हैं भारत के वेस्ट मिडलैंड में, पूरे मिडलैंड में। आपका जो दायरा है काउंसलेट जनरल का वो भी बहुत बड़ा है। मैं तो कई बार सोचता हूँ कि लंदन से भी बड़ा है। आप यहाँ आए हैं, मेरा प्रार्थना ये है कि कब से आप डिप्लोमेटिक सर्विसेज में आए, फॉरेन सर्विस में कितने साल हो गए आपको? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं काशी टीवी के सभी दर्शकों को रिपब्लिक डे के अवसर पर, गणतंत्र दिवस के अवसर पर हार्दिक बधाई देना चाहूँगा। जैसा कि आप पूछ रहे थे, मैंने 2004 में डिप्लोमेटिक सर्विस ज्वाइन की थी। जी जी। और तभी से मैंने देश और विदेश में कई जगहों पर भारत सरकार में को अपनी सेवाएं दी हैं। जी। इस दौरान मुझे कई देशों में रहने का मौका मिला, जैसे पुर्तगाल, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका और अब इंग्लैंड में, यूके में।
तो ये मुझे ये पता चला है सर कि आप मेडिकल डॉक्टर हैं जी, और मुझे ये भी खुशी हुई और जान कर कि आपके बेटर हाफ आपके धर्मपत्नी जी वो भी मेडिकल डॉक्टर हैं। तो वो प्रोफेशन छोड़कर आप फॉरेन सर्विस क्यों शामिल हुए? वेल, अब एक्चुअली इसमें दो जवाब हैं। एक तो ये कि बहुत कुछ जो जीवन में होता है वो आप प्लान नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें होती जाती हैं और फिर वो हो जाती हैं। जी जी। दूसरा ये भी था कि जो मेडिकल प्रोफेशन है जी, वो मुझे लगता है कि वो एक अवसर है, वो केवल एक करियर नहीं है, एक अवसर है सेवा का जो आपको ऊपर वाले की तरफ से मिलता है और आप लोगों की बहुत सेवा कर सकते हैं। जी जी जी। और जब मैं वो कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि मैं और ज़्यादा स्तर पे जो है लोगों के बीच काम करना चाहूँगा। केवल जिस गांव परिवार घर से मैं आया हूँ वहाँ तक सीमित ना होकर मैं और क्या ज़्यादा कर सकता। क्या बात है। तो उस वक्त एक ख्याल आया दिमाग में कि अगर मैं सिविल सेवा को ज्वाइन करूं, सिविल सेवा में भारत में एक इम्तिहान होता है, उसके थ्रू बहुत से सर्विसेज होती हैं, उसी में से इंडियन फॉरेन सर्विस भी एक सर्विस है। तो मेरा ये अनुमान था कि अगर मैं उससे करूंगा तो मुझे एक बहुत जो है क्या कहना चाहिए वृहद स्तर पर लोगों की सेवा करने का मौका मिलेगा, बहुत बढ़िया, और जो कि मुझे फॉरेन सर्विस के रूप में मिला। तो इसलिए मैं सेवाएं भारत में भी दे पाया और विदेशों में भी जो है भारतीय डायस्पोरा के साथ मिलके। बहुत अच्छा है, क्योंकि एक बहुत बड़ी बात है मेरे ख्याल कि इंडियन कम्युनिटी जो है जो अब सेटल हो चुकी है, तो चाहे यहाँ इस देश में वेस्ट मिडलैंड में भी मैं तो 65 में आया और मेरे से भी पहले लोग आए, तो लोगों के पास बेशक ब्रिटिश नेशनलिटी है, वो आने जाने की सुविधा है, एयरपोर्ट पर सुविधा रहती है आने जाने में, लेकिन है इंडियन, वो हमारा दिल तो इंडियन है। तो जब आप हमारी भावना जो है कोई डिफ़िकल्टीज़ है, आपका फ़र्ज़ है वो भारत तक पहुँचाना, तो मेरा ख्याल मेडिकल प्रोफेशन से ये ज़्यादा खुशी नहीं देती? हाँ, नहीं, मुझे तो बहुत ही संतुष्टि मिली इस काम से, और मैं ये भी कहूँगा कि मेडिकल प्रोफेशन से जो मुझे इस प्रोफेशन में मदद मिली, हाँ, वो ये कि देखिए, जो एक बात जब आप मेडिकल प्रोफेशन में होते हो तो आपको बताया जाता है कि एक डॉक्टर में और एक ऐसा आदमी जो केवल दवाएं जानता हो अंतर क्या होता है। हाँ जी। तो बेसिक अंतर ये होता है कि डॉक्टर आपकी पूरी बात सुनता है ये, और सुनने के बाद वो एक कंक्लूजन पे पहुंचता है कि क्या सबसे ठीक रहेगा आपके इलाज के लिए। तो वो जो सुन के जो डिसीजन लेना है, वो जो पेशेंस है जो मुझे मेडिसिन ने सिखाया, वो मुझे लगता है कि किसी भी आप क्षेत्र में जाएं, स्पेशली अगर आप किसी ऐसे क्षेत्र में जाएं जिसमें आपको जनता की सेवा करनी हो या आपको बहुत सारे लोगों के बीच में काम करना हो, तो सबकी बातें सुन के उसके बाद क्या बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है वो डिसाइड करना। जी। वो मुझे लगता है कि मेरी शुरुआत उस मामले में मेडिसिन से ही हुई, और उसका बहुत काम मुझे इस प्रोफेशन में भी मिला। एक बात डॉक्टर साहब, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे व्यूअर हैं आम भारतीय जो हैं, पब्लिक को इतना नहीं पता होता, लेकिन मुझे आई एम सो लकी, आई फील वेरी लकी दैट सिंस आई अराइव्ड इन दिस कंट्री आई हैव बीन वेरी क्लोजली वर्किंग, टेकिंग एस्पिरेशंस ऑफ इंडियन कम्युनिटी टू योर ऑफिस। तो मैंने, लेकिन ये आम आदमी को नहीं पता कि आपको हिज एक्सीलेंसी करके मान सत्कार तो मिलता है, उसमें कोई शक की बात नहीं, शायद डॉक्टर को वो ना मिले जो मिलता है, लेकिन कुर्बानी भी बहुत है। कुर्बानी जैसे बच्चों के लिए, हाँ, ये छोटी बात नहीं होती। आप 3 वर्ष एक जगह रह सकते हैं, फिर शिफ्ट होना पड़ता है, तो हाउ यू फील दैट इज़ बिग सेक्रीफाइस कि बच्चों के लिए स्कूल खोजना, फिर उनकी कहाँ पढ़ाई क्या होती है, ये आम पब्लिक को नहीं पता कि बहुत बड़ी एक देन है आपकी जितने भी डिप्लोमेटिक सर्विस में हो। जी। तो अब जब बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं तो और भी जिम्मेवारी बढ़ जाती है। बिल्कुल। इसके बारे में आप हमें बताइए कि आपके मन में ये नहीं क्या आता है? वैसे आपने जो प्रश्न पूछा वो आमतौर पर लोग पूछते नहीं हैं, क्योंकि पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और मुझे लगता है कि
जितने भी डिप्लोमेट्स हैं वो ये एक बात है जो सर्विस के लिए आपको करना पड़ता है, सेक्रीफाइस। और ये केवल बच्चों तक सीमित नहीं है, ये आज की तारीख में आपका जो स्पाउस है, चाहे पत्नी हो आपके, आपका पति हो, बिल्कुल उस पर भी है, क्योंकि आजकल सब लोगों के पास क्वालिफिकेशन होती है, तो वो काम करना चाहते हैं। पर नौकरी ऐसी चीज़ नहीं है जो हर जगह जाकर आपको एक तो मिले, दूसरा आप उसे फिर छोड़ दें और फिर दूसरा करने जाए, तो आपके करियर में वो ग्रोथ नहीं होगी जो किसी एक को एक जगह काम करने से मिलेगी। तो न केवल ऑफिसर्स बल्कि उनकी स्पाउसेस को भी बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और उसमें ज़्यादातर लोग क्वालिफाइड हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई अपनी अच्छी नौकरी छोड़कर आया है, तो वो करते हैं। तीसरा, बच्चों का तो मैं बिल्कुल कहूँगा, आई मीन मेरा बेटा क्लास 10 में है और ये उसका 11वां स्कूल है, तो हर साल बदलना पड़ा, क्या बात है। पर आई थिंक दैट इज पार्ट ऑफ द जॉब, दैट इज पार्ट ऑफ द, आई थिंक जब आप कोई निर्णय लेते हैं तो फिर वैसे ही आपको नहीं, अगर आपके मन में इतना है, चाहे देखिए मैं भी वॉलंटरी काम करता हूँ, आपको बदम साहब भी मिले, वो भी वॉलंटरी काम करते हैं, बिल्कुल उसमें कुर्बानी तो करनी पड़ती है, बिल्कुल वो तो करनी ही तो पड़ती है। मान लो आपने फैसला किया या आपके अंतरात्मा ने कहा कि मैंने समाज की सेवा करनी है, जी जी, तो फिर वो देयर इज नो फ्री लंच। हाँ, वो तो पार्ट ऑफ तो साथ संगत इस गल में इसलिए पूछी है, इसलिए मैंने पूछा ताकि बहुत सारे भाई बहनों को पता नहीं कि डिप्लोमेट जब आते हैं तो इनकी गाड़ी भी वो डिप्लोमेटिक नंबर होता है, सब वो तो शो तो है ही, लेकिन उसके पीछे कुर्बानी भी बहुत होती है। और दूसरी बात कि यू कैनट प्लीज़ एवरीबडी ऑल द टाइम। तो मेरे जैसे लोग आपको बहुत समस्याएं लेकर जाते हैं, तो वो समझते हैं शायद आप नहीं कर रहे, लेकिन आपने तो मैसेज सरकार तक पहुँचाना होता है जी। तो ये नहीं, ये भी तो काफ़ी आपको कई बार होता होगा कि ये ठीक है, इनकी समस्या भी ठीक है, हल भी मैं करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास अब नहीं, अकेला तो मैं कर नहीं सकता, तो हाउ यू फील दैट टाइम? नहीं, एक्चुअली मुझे लगता है ऐसा हर प्रोफेशन में ऐसा होता है कि आपको अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग टाइम पे मुलाकात होती है। पर मुझे लगता है, जैसे मैंने पहले कहा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि आप पेशेंटली उस बात को अगर डिस्कस किया जाए, पेशेंटली उस बात को अगर सुना जाए। दूसरा मैं ये भी कहूँगा कि हम चूँकि भारत सरकार के डिप्लोमेट हैं और भारत सरकार खुद ही हर वक्त इतने ज़्यादा लोकहित में निर्णय लेती है, हर चीज़ का सोल्यूशन करने की कोशिश करती है कि ऐसा बहुत हम लोगों के साथ नहीं होता है कि कोई अगर जेन्युइन समस्या बता रहा है तो उसका समाधान ना हो पाए। उसका समाधान होता है। हाँ, बड़ा देश है, कुछ चीज़ों में अपना वक्त लगता है, लेकिन उसका समाधान होता है। और मुझे नहीं लगता कि एज एन इंडियन डिप्लोमेट हम लोगों को कभी उस चीज़ के लिए जो है पीछे हटना पड़ता हो, क्योंकि वो जनरली भारत सरकार की सारी नीतियां ही ऐसी हैं। नहीं, वो तो लोक हित में ही हैं। हमने देखा, अभी देखिए कि पुराने इंदिरा गांधी जी के समय से हम लोग ड्यूल नेशनलिटी की मांग करते थे, और करते 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 फिर हम लोगों को ये उस कंट्री की है, उसके हम क्यों नहीं कर सकते। फिर हमें समझाया गया, आप जैसे लोगों ने समझाया कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता, और फिर समझे भी, हम पागलपन तो नहीं करते हैं कई बार, लेकिन फिर हम समझे भी। और फिर उसको आपने यानी पहले वो 15 साल का जो पासपोर्ट दिया, वीज़ा वो किया, और फिर उसको आपने OCI में चेंज किया, तो उसके लिए टाइम तो लगा जी। पर जैसे भारत सरकार ने माना, वाजपेयी जी को मिले थे, इंदिरा जी को तो मिले ही थे, वाजपेयी जी को मिले, फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को मिले, तो ये काम आपने किया। आज साथ संगत हम सभी कितने खुश नसीब हैं, और इस कोविड में भी, क्योंकि बिकॉज ऑफ कोविड वीज़ा नहीं देते थे, गवर्नमेंट की ये थी पॉलिसी कि कम से कम लोग आएँ, क्योंकि पता नहीं कोविड किसके पास है किसको नहीं है। लेकिन जिनके पास OCI है उनको कोई रोक नहीं थी, पहले थोड़ी रोक लगी, लेकिन बाद में वो खोल दी गई,
इसलिए ये एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट का फैसला है जिसको हम सभी अप्रिशिएट करते हैं। तो मैं अब भी आपको इस चैनल पर भी कई बार कहा, जिसके पास नहीं है वो OCI ज़रूर अप्लाई करें। तो अब आज के दिन पर आते हैं जनाब, कि एक यानी कोई ड्रीम था, कभी देश पर किसी और का राज था, कभी फिर अंग्रेज़ों का हुआ, तो हमें इंडिपेंडेंस मिली 1947 में। उसके बाद लोग सोचते थे कि इतने धर्म हैं, इतनी भाषाएं हैं, इतनी डाइवर्सिटी है, अनेकता है भारत में, तो ये कैसे एक होगा। तो आज हम, जिसने हमें एक किया, आज हम वो दिन मना रहे हैं, रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, जो कि पूरी दुनिया में हर इंडियन मना रहा है। उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे समाज को, पूरी इंडियन डायस्पोरा को? आज भारत का गणतंत्र दिवस है। जी जी। तो आज़ादी तो जैसा आपने बताया जब 1947 में मिल गई, उसके बाद ये बड़ी जिम्मेदारी थी कि कैसे भारत को ऐसा नया विधान दिया जाए जिससे आगे वो सभी लोगों को साथ में लेकर चला जा सके, सभी का डेवलपमेंट इंश्योर किया जा सके, इक्वलिटी इंश्योर किया जा सके, जस्टिस इंश्योर किया जा सके। तो इसके लिए फिर संविधान सभा का गठन हुआ। बिल्कुल। और उसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। जी जी। फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन उन लोगों ने मिलकर बनाया वो आज के दिन भारत में लागू हुआ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है क्योंकि जी। आज के दिन हम रिपब्लिक हुए और आज जो है वो रिपब्लिक का जो अनाउंसमेंट था, आज 73वां जो है गणतंत्र दिवस है और भारत की आज़ादी के 75 साल हो भी गए इस साल। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जिस तरीके से उसने हमें एक दिशा दी। जी जी। और उस दिशा को भारत की सरकारों ने और भारत के लोगों ने, क्योंकि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हमने बनाया और अपने आप को ही दिया, तो भारत के ही लोगों का दिया हुआ अपने आप को दिया हुआ एक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके सहारे सारी प्रोग्रेस आज तक जो हुई है वो हुई है और आगे भी उसी की छत। तो उसमें देखिए बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत बड़ा रोल है जी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी थे, पंडित नेहरू जी भी थे, वल्लभ भाई पटेल भी थे। उसमें ये इन लोगों ने इतनी मेहनत की जी। और ये जो औरत को बराबर का दर्जा देना जी, हर एक को बराबर का दर्जा देना और फिर ये इंडिपेंडेंस देनी कि आपका किसी भी धर्म पर विश्वास है वो शुड ग्रो। जी, आप जी। अपने विश्वास के हिसाब से एवरी रिलीजन, एवरी फेथ, इवन नन फेथ जी, अगर किसी का नहीं है। मैं जब स्कूल में था तो कम्युनिस्ट पार्टी भी करते थे, हालांकि मेरी उनसे बात भी होती थी, कहते पहले वैसे तो रब को मानते नहीं, लेकिन लड़का होता है तो पाठ ही खाते हैं ये मानते हैं, फिर बच्चा होता है कोई खुशी गमी तो वो करते थे। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने ये इंडिपेंडेंस दी सबको। बिल्कुल। तो आज के दिन में ये नहीं, ये अगर आप देखो, मैं जब मिडल ईस्ट जाता हूँ तो वहाँ किसी दूसरे धर्म को इजाज़त नहीं है जी। आज के दिन में भी अगर कोई कुछ साउथी अरेबिया में ला लो, बाकी बड़े देश हैं, ठीक है, लोगों को काम के लिए जाना होता है, लेकिन जो इंडिपेंडेंस भारत ने दी है सबको, इस कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है, जिसका अध्यक्षता आपने बताया भी बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। तो आज हम हिंदुस्तान में किस जगह, हाउ वेयर डू वी स्टैंड, के हैव वी अचीव्ड दैट इक्वालिटी? सी आई थिंक इक्वालिटी जैसा कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दी, जी जी, वो आप सही कह रहे हैं, हर तरह की दी। हाँ बिल्कुल। वेदर यू नो इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, सेक्स, एवरीबडी वाज डीम्ड इक्वल। बिल्कुल, बिल्कुल। और वही उसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने का फैसला सब्सिक्वेंट सरकारों ने किया। और इक्वलिटी की उस मैं कहूँगा कि उस जो जर्नी है जी जी, उसमें भारत आज बहुत आगे आ चुका है। आज की तारीख में भारत में सभी को सब तरह के अधिकार हैं, चाहे वो वोट देने का अधिकार हो, चाहे वो
शिक्षा का अधिकार हो, चाहे वो नौकरी पाने का अधिकार हो, चाहे वो आपको आपका जस्टिस लेने का अधिकार हो, तो सारे अधिकार भारत के संविधान ने जो दिए थे वो सभी आज लोगों के पास हैं। और अब ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हमें जो अधिकार मिले उनको हम इस तरह से इस्तेमाल करें कि ना केवल हम अपनी इक्वलिटी सुनिश्चित करें, बल्कि वो जो अगर कोई पीछे छूट गया है या कोई कमज़ोर है, अगर आप समाज में किसी गरीब आदमी को देखते हैं या किसी को आपको लगता है कि आप मदद कर सकते हैं, तो बिल्कुल उसकी मदद करें, क्योंकि आपको संविधान और आपको ये राष्ट्र उसकी न केवल इजाज़त देता है बल्कि आपको उसके लिए प्रेरणा भी देता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। और आज की तारीख में आप देखिए तो अगर आप देखेंगे तो अभी हाल फिलहाल जो है पिछले कुछ सालों में जितने भी कार्य हुए हैं, हाँ जी, आज भारत के गांव-गांव में बिजली पहुंची, आज भारत के गांव-गांव में रसोई गैस पहुंची, आज भारत के गांव-गांव में जो छोटे किसान हैं उनके खातों में सीधे आर्थिक मदद जाती है, और ये सारी सबको जाती है। हाँ। इसमें कोई भेदभाव नहीं। तो ये इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो इक्वलिटी की बात है, हाँ, वो आपको देखना चाहिए कि इम्प्लीमेंटेशन हो रहा कि नहीं। तो जब आप उसको देखेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ ऐसा नहीं है, कोई ऐसी स्कीम नहीं है, कोई ऐसी सुविधा नहीं है जो कभी जो इक्वलिटी तो मतलब गिवन है, प्रिंसिपल है कि हाँ, उसी पे ही होगा जो होगा। तो वही है। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल आपने ठीक बात कही है। साथ संगत जी, एक चीज़ हमें वी शुड लुक इनटू आवर ओन सेल्फ, हमारे अंदर में हमें झांकना चाहिए। 600 वर्ष हो गए, अभी फिर श्री गुरु रविदास जी महाराज का गुरुपुरब आने वाला है, और श्री गुरु नानक देव जी महाराज 1469 में उन्होंने अवतार धारण किया। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने पूरे यत्न किए कि जाति पाति ऊंच नीच खत्म हो, इनइक्वालिटी जो है, जो दूसरे को नीचे गिनना, दूसरे को अपना गुलाम बना के रखना, वो ख़त्म होनी चाहिए। उन्होंने कोशिश की, और अपने अंदर अगर हम झांक कर देखें क्या हमने कर ली है। गुरुओं के संदेश, तब तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, हमारे लिए यही कॉन्स्टिट्यूशन था। श्री गुरु ग्रंथ साहब 4 वेद हैं, वेदों का पहला मंत्र जो है मनुर्भाव। किसी ने कहा कि हिंदू बन तो सिख बन, मुस्लिम बन, कहा इंसान बन। और हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन भी ये कहता है कि सबसे पहले वी आर इंडियंस, और अगर हम हिंदुस्तानी बनेंगे, एक परमात्मा, एक पिता, एक इसके हम बारक, अगर इस सिद्धांत पर चलेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन भी ज़रूर अपना काम करेगा, और कर भी रहा है। लेकिन सुशांत जी, एक और बात है कि अब भी जैसे हम काशी टीवी पर बैठे हैं, और भी कम्युनिटीज़ हैं जो फील करती हैं वी आर लेफ्ट बिहाइंड, और नेचुरल है, इतना बड़ा देश है, 130 करोड़ पॉपुलेशन है, उसमें नेचुरल है होगा ये। उनको फिर आप, क्योंकि यू बिन टू पोर्चुगल, साउथ, सो मेनी प्लेसेस यू हैव सर्व्ड, और आगे ये और प्रोग्रेस ही होगी। इस आज की तारीख में जितने रोजगार हम यहाँ पैदा कर रहे हैं वो कमाल है। हाँ। जितने पहले जो कहते थे कि मतलब, और उसमें बहुत सारे वो ही इन्वेस्टमेंट नहीं है जो इंडिया से यहाँ आया, वो भी जॉब्स हैं जो हमारे वो लोग जो यहाँ आ गए। हाँ। हमारी डायस्पोरा है और उनके बिजनेसेस हैं। तो देखिए कि फ्रॉम जॉब सीकर्स पीपल हैव बिकम जॉब प्रोवाइडर्स, और द इकोनॉमी विच यू सी टुडे, उसमें जो भारतीय डायस्पोरा का कंट्रीब्यूशन है ब्रिटिश इकोनॉमी में, वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। और आज आप किसी भी फील्ड को देखेंगे यूके के अंदर, उसमें आपको जो सबसे आगे जो लोग होंगे उसमें आपको हमेशा कुछ भारतीय जरूर मिल जाएंगे, जो कि जिन्होंने अपने देश के लिए, ब्रिटेन उनका देश है, इतना किया है और कर रहे हैं। और आज की तारीख में जैसे अभी आप ही ने मेंशन किया कि भारत में कितनी प्रोग्रेस हो गई, बिल्कुल। तो भारत जैसे आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है,
उसको भी और नए बाजार चाहिए, उसको भी और नई अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, और उसमें ब्रिटेन और भारत नेचुरल एलाइज कहे जा सकते हैं, क्योंकि दोनों डेमोक्रेसीज हैं, दोनों मल्टी एथनिक कंट्रीज़ हैं, दोनों जो है फ्री इंटरप्राइज में बिलीव करते हैं, दोनों ही अपने लोगों के लिए और ज़्यादा जो है इकोनॉमिक प्रोग्रेस चाहते हैं। तो इसमें जो है इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं दोनों तरफ, और मुझे लगता है कि आगे आने वाले टाइम में भी ये बढ़ेगा ही, और ये हर सेक्टर में बढ़ेगा। स्पेशली अगर हमारे रीजन की बात करिए तो अगेन अभी जो सर्विस सेक्टर है वो बड़ा तेज़ी से ग्रो हो रहा है। बहुत सारी इंडियन कंपनीज आ गई हैं जो सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं तरह तरह की। ऑटोमोबाइल सेक्टर जिसमें पहले एक बड़ा इन्वेस्टमेंट, उसमें और इन्वेस्टमेंट हो गए हैं। मोटरसाइकिलों में, साइकिलों में आप देखेंगे बड़ी कंपनियां आ गई हैं। सिमिलरली आईटी में अब पूरा वर्ल्ड ऑटोमेशन की तरफ बढ़ रहा है। आज की तारीख में हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हर चीज़ की बात करते हैं डिफरेंट सेक्टर में, उसमें हमारी पायनियर आईटी सॉफ्टवेयर कंपनीज यहाँ पर आ चुकी हैं, और वो बहुत अच्छा काम भी कर रही हैं। मुझे लगता है कि आगे तो ये बढ़ता ही जाएगा। आई थिंक जैसे मैं कह रहा हूँ कि सेकंड लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट है, बहुत जल्दी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी आप देखोगे कि इंडियन कंपनीज ने बहुत ऊपर पहुँच जाएंगी। आपने पीछे से ऐसे मुझे खबर मिलती रही है, क्योंकि हम भी कोशिश करते हैं कि आपकी एक्टिविटी का थोड़ा ख्याल रखें, क्योंकि यहाँ की सरकार को भी पता चलना चाहिए। तो हेल्थ में जैसे हम तो वी वर अमेज्ड, इवन ये जब हुआ लॉकडाउन, कोविड जी आए, तो सबसे ज़्यादा तो वैक्सीनेशन इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और फिर वी वर सो हैप्पी टू नो दैट ऑल सॉर्ट ऑफ वैक्सीनेशन जो है वो इंडिया एक्सपोर्ट करता है। तो उसके बारे में हाउ यू फील? सही पुणे से जो बाकी सब जगह से, तो आपने कुछ मेरे ख्याल यहाँ एग्जीबिशन भी लगाई थी, कुछ शो भी किए थे। जी। तो एक्चुअली यहाँ पर देखिए, ये बात तो सही है कि इंडिया अभी आज की तारीख में फार्मा में बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है। इनफैक्ट जो आप इंग्लैंड में, आई मीन या कहूँगा यूके में जो दवाइयाँ खाते हैं उसका 70% के ऊपर जो है एक्चुअली इंडिया में बनता है। क्या बात है! ऑलमोस्ट 75% तक बनता है जो आ रही है यहाँ पे। और उसके अलावा वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग में कोविड के समय ये समझ में आया कि जो है इंडिया के पास जितनी कैपेसिटी है और उसको स्केल अप करने की जितनी कैपेसिटी है वो दुनिया में शायद ही कहीं और है। तो वैक्सीन मैन्युफैक्चर में इसीलिए हम लोग समय पे वैक्सीन जिसकी पहली वैक्सीन मुझे लगता है जिसे कहेंगे ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन जो थी, तो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वैक्सीन जो थी पहली वाली, उसमें आप देखें कि वहाँ पर एक ब्रिटिश इनोवेशन था, क्योंकि यहाँ रिसर्च हुई उसकी, जिसको हमने उस स्केल तक हम ले गए जहाँ वो न केवल भारत के और ब्रिटेन के बल्कि पूरी दुनिया के काम आया। वो वैक्सीन बनी और पूरी दुनिया में बांटी गई, उससे सैकड़ों लाखों लोगों की मदद हुई। तो वो एक बड़ा एग्जाम्पल है, प्राइम एग्जाम्पल है कोऑपरेशन का बहुत बड़ा। और उस वक्त फिर हम लोगों ने यहाँ पर एक इंडिया यूके हेल्थ केयर कॉन्फ्रेंस करी बर्मिंघम में, जिसमें लगभग 400 लोग आए। क्या बात है! और जिसमें करीबन 10 सेशन हुए पैरेलल और एक मेन सेशन हुआ, जिसमें भी इसी कोलैबोरेशन की बात की गई। जी। और हमारी जितनी बड़ी वैक्सीन कंपनियां हैं तीनों, वो तीनों भी थी उसमें। अच्छा। और ब्रिटिश साइड से भी NHS में मतलब सब लोग थे, इंक्लूडिंग द चेयर। तो उसमें भी यही डिस्कशन हुआ कि दोनों देशों की जो हेल्थ सेक्टर है उसमें भी कितनी कॉम्प्लीमेंटरिटीज हैं, कितनी पॉसिबिलिटी है कोऑपरेशन की, और हम उसे आगे कैसे ले जा सकते हैं। और अब जैसे से कोविड खुल रहा है और अब उम्मीद है कि हम उबर रहे हैं या उबर चुके हैं, तो मुझे लगता है कि आगे और कोलैबोरेशन होगा हेल्थ सेक्टर में भी। बहुत अच्छा साथ संगत जी, सच्ची बात है, क्योंकि कई चीज़ का पता नहीं चलता। मैं आप तो मिले हैं मेरे बेटे को, गुरप्रीत जी को। जी। तो जब वो लॉ एंड बिजनेस एंड लॉ कर रहे थे यूनिवर्सिटी में, तो उनको मैं ये कहा करता कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप MSS में लेते हो, मार्क्स एंड स्पेंसर में, इंडिया से बनकर आती हैं। तो लुधियाना में स्कॉटिश स्वेटर जो थे वहाँ से बन के आते थे। तो उसको उन्हें प्रोजेक्ट लिया यहाँ क्लार्क शू का, बहुत एक्सपेंसिव और बड़े
पुख्ता शू हैं। तो मैंने उसको कहा, जब बात करते थे तो मैंने कहा इंडिया में बनते हैं कानपुर, लेकिन वो मानता नहीं था। लेकिन साथ सके जो प्रोजेक्ट लिया यूनिवर्सिटी च तो फिर वो वाकई पता लगा कितों बन के आते हैं। सो आई फील उस वेले भी मुझे आई फेल्ट प्राउड कि हमारे देश में यहाँ का सबसे महंगा जूता जो है और जिसको लोग बड़े चाव से लेते हैं वो कानपुर में बनकर आता है। तो इसमें रत्ती भर शक नहीं। और जब 400 आदमी आए आपकी हेल्थ वाली कॉन्फ्रेंस में तो यू मस्ट हैव फेल्ट वेरी प्राउड। यस एक्चुअली क्योंकि लोग काफ़ी थे इसलिए हमें हाइब्रिड भी करना पड़ा, बिकॉज आपको पता है कोविड था। COVID। तो इसलिए उस वक्त खुला हुआ था, खैर पर चूंकि प्रिकॉशंस हम ले रहे थे तो भारत से आना मुश्किल था। तो बहुत सारे लोग वर्चुअल आए, है ना, और यहाँ से बहुत सारे लोग फिजिकल भी आए। तो उस तरीके से करके लगभग 400। बहुत अच्छा। अभी और भी मैं कहना चाहूँगा, आपने कुछ चीज़ें बताई। एक हमारे रिलेटिव ही हैं एक्चुअली जी, मेट्रो टायर ऑफ इंडिया जी। तो अब उन्होंने भी ऑफिस खोला यहाँ। अच्छा। यहाँ जो गाड़ियों के टायर है वो भी वहाँ से बनकर आएंगे। तो ये साथ संगत आप भी अगर किसी भी दर्शक ने, किसी ने भी किसी के उनके रिलेटिव का ध्यान हो कुछ भी, तो आप यहाँ से क्या मदद कर सकते हैं यहाँ से आने के लिए, यानी इन्वेस्टमेंट के लिए क्या गाइडिंग दे सकते हैं? देखिए मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपको यहाँ इन्वेस्टमेंट करना है तब तो आपको अप्रोच करना चाहिए जो यहाँ की चीज़ें, जैसे यहाँ पर वेस्ट मिडलैंड इंडिया पार्टनरशिप है ना, तो आप उनको अप्रोच कर सकते हैं, मेयर ऑफिस को अप्रोच कर सकते हैं। वही इनवर्ड बेसिकली अगर आप जिस देश में हैं वहाँ की आप यूके की एम्बेसी से बात करिए। पर अगर आप यहाँ हैं और आप इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि आप मुझसे बात करिए और आप मुझे बताइए, आप मुझे ईमेल डालिए। एक्चुअली जब हमने पिछले साल एक प्रोग्राम भी शुरू किया था, लेट्स टॉक बिजनेस, और उसको हम लोगों ने फेसबुक पे और हर जगह डाला था। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके दिमाग में हो सकता है कोई विचार हो, कोई आइडिया हो इंडिया में इन्वेस्ट करने का, पर आपको समझ में ना आ रहा हो कि किससे बात करूं या किससे कहूं। और तो उसमें हमने अपना ईमेल भी दिया था कि आप हमें एक ईमेल डाल दीजिए तो मैं आपसे खुद मिलूंगा। और ये मैं आज फिर कहता हूँ कि अगर आपको इंडिया में इन्वेस्ट करना है तो आप मुझे ईमेल डालें और हम लोग जल्द ही मिलेंगे और जैसे भी मदद कर पाएंगे आपकी पूरी करने की कोशिश करेंगे। अभी क्योंकि अभी बहुत शायद डिफ़िकल्ट हो, लेकिन मैंने पूछना है क्योंकि जो समाज से, कम्युनिटी से प्रश्न आते हैं। आई अप्रिशिएट कि जब आप आए थे तो उस समय लॉकडाउन लग गया और आपको भी 10 दिन शायद 2 वीक्स क्वारंटाइन में रहना पड़ा। तो इन दिनों में मेन बात तो होती है कि बंदों की सेफ्टी, वो आपको अपने स्टाफ की सेफ्टी भी रखनी पड़ती थी, अपनी भी करनी। जी। तो लोगों को काफ़ी सर्विसेज में थोड़ी डिस्प्रेशन आई, वो नेचुरल आई। यहाँ की में आई, यहाँ बड़ी बड़ी काउंसिल हाउस अभी भी बंद है हमारा सैंडवल का। लेकिन अभी सिचुएशन जो है, क्योंकि इंडियन जो है उनको इमरजेंसी भी पड़ती है, कोई रिश्तेदारी जो उधर है ना, जुड़े हुए हैं सब, तो उसके लिए आपकी पहले आप बताइए पासपोर्ट की सर्विस जो है वो अभी कितने दिन लग रहे हैं? इंडियन पासपोर्ट किसी ने रिन्यू करना हो तो? देखिए मैं आपके पहले तो कह दूं कि हाँ, बात सच है कि कोविड है। और चूँकि कोविड रहा इतने दिन तो ये ज़रूरी था कि मतलब ये उन लोगों की सेफ्टी, केवल हमारे जो वर्कर हैं, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो हमारे साथी लोग हैं, केवल उनकी सुरक्षा की नहीं बल्कि वो जो लोग जो सर्विस लेने आ भी रहे हैं उनकी भी सुरक्षा है कि आप किसी जगह अगर बहुत ज़्यादा भीड़ लगा देंगे और तो कोविड की संभावना थी और सरकार के भी ऐसे ही इंस्ट्रक्शन थे। लेकिन इस पूरे साल भर में 1.5 साल अब कह लें, मुझे ऑलमोस्ट 1.5 साल हो रहा है, तो में ये पूरा प्रयास किया गया कि सर्विसेज रुके नहीं और सर्विसेज चलती रहें। इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो लोगों को आमतौर पे ऐसा लगेगा कि ऐसा नहीं होगा, बट ऐसा है। सन 2019 में जब कोविड नहीं था, जब हम एकदम नॉर्मल चल रहे थे जी, तो हमने लगभग 1 साल में 11,000 पासपोर्ट दिए थे मिडलैंड और नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड में। अच्छा, ठीक।
सन 2021 में जो आप कह रहे हो कि हम लोग बंद थे, हम बंद नहीं थे, हम बिल्कुल चल रहे थे, पर ये कि हम वर्चुअल चल रहे थे और सर्विस दे रहे थे। हमने 14,000 पासपोर्ट दिए। अच्छा, ये वाकई हमें विश्वास करने में थोड़ा लगेगा। बिल्कुल हमने, लेकिन फिगर थे, मतलब मैं तो ठीक फिगर आपको कोट भी कर सकता हूँ एग्जैक्टली कितने दिए। अच्छा, और मैं आपको बताऊं इस दौरान चूंकि ये इम्पोर्टेंट था कि लोग बहुत सारे अभी भी आ नहीं सकते थे, तो वो हमको ईमेल्स पे, हमारा PRU का नंबर है, हमारा PRU का ईमेल है, उसके अलावा एक हमारा इमरजेंसी नंबर भी है, पर वो इमरजेंसी नंबर एज यू कैन अंडरस्टैंड वो इमरजेंसीज के लिए है, कोई डेथ हो गई है, कोई बहुत इमरजेंसी है तो उसके लिए है। अदरवाइज हमारा हर दिन जो है हमारा PRU का मोबाइल नंबर है, आप उस पर फ़ोन कर सकते हैं और हमें ईमेल कर सकते हैं अगर कोई आपको रेगुलर इशू हो रहा है उसमें। तो आप हमको ईमेल आप भेजते हैं अगर PRU पे, तो हमारी प्रयास ये रहता है कि हम 24 घंटे में उसका जवाब कर दें। हमारे पास बहुत ईमेल आते हैं और वो भी मैंने देखा कि जब हम लोग 2019 में करीब 6-7 हज़ार ईमेल आंसर कर रहे थे। अच्छा, 2021 में हमने 20,000 ईमेल आंसर किए। अच्छा, और ये वो लोग जिन्होंने हमें ईमेल लिखा होगा सही ईमेल पे, वो जानते होंगे कि उनको जवाब आता है। तो ये सब संभव हो सका इसीलिए क्योंकि जो हमारे साथी हैं जो इन सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे ऑफिस में, वो इन चीज़ों के लिए तैयार थे। हो सकता है कि वो इस बार विंडो पे खड़े होकर उतनी देर आपसे बात नहीं कर पाए हों, पर वो है इनफैक्ट चूंकि कोविड था 2021 में और बहुत सारे लोग ट्रैवल नहीं कर पाए, लेकिन जब खुला तब लोगों ने वीज़ा लिया। लोगों को, अब मुझे ये भी नहीं पता कि जितने सारे लोगों ने वीज़ा लिया वो एक्चुअली जा पाए कि नहीं जा पाए, पर हमने लगभग उतने ही वीज़ा दिए हैं 2021 में जितने हमने 2019 में दिए थे। अच्छा, तो हमने वो भी दिया। तो सर्विसेज एक्चुअली कम नहीं हुई। ये ज़रूर हुआ कि हाँ फेस टू फेस इंटरेक्शन शायद होता है, जैसे वही वाली बात हो गई जो डॉक्टर वाली बात हम लोग पहले कर रहे थे ना शुरू में, जब आप सामने बैठ के किसी की बात सुन लेते हैं तो एक अलग संवाद बनता है, और वही बात जब आप फ़ोन पे या ईमेल पे करते हैं तो एक अलग संवाद बनता है। बट ये ज़रूर है कि इनफैक्ट इसीलिए मैं कहूँगा कि जो हमारी सर्विसेज और जो रही हैं, ऐसा नहीं है, ये 365 दिन चली हैं। सैटरडे संडे कभी भी अगर इमरजेंसी हो गई है, किसी को हमें पता चल गया कि कोई डेथ का इशू है, कोई ऐसा इशू है जो मंडे तक भी नहीं रोका जा सकता है, तो उन सारी सर्विसेज दी गई हैं। अच्छा, अभी मतलब कई लोग मेरे जैसे लोग जो हैं उनको ये होता है कि आपका कहा मानते हैं वो, वैसे तो आप सबका मानते हैं तो वो एमरजेंसी नंबर मान लो, ज़्यादा तो किसी का कोई बीमार हो गया, रिश्तेदार डेथ हो गई या सीरियस है, उनको ये एमरजेंसी माना जाता है जी। पर हमारे पास एक PRU नंबर भी है। अच्छा, तो PRU नंबर इज़ नॉट इमरजेंसी नंबर। वो रोज़ जो है ऑफिस टाइम पे 9 बजे से 5:30 बजे तक एक्सेप्ट लंच वो चलता है। आप उस पर फ़ोन कर सकते हो, और मैं कहूँगा फ़ोन करने की भी बजाय जो हमारी वेबसाइट पे जाएंगे आप, तो उसमें PRU का ईमेल लिखा हो, ईमेल है, अब हमें ईमेल करो, क्योंकि आप ईमेल में एक बार में अपनी पूरी बात लिख सकते हो और हम आपको उसका पूरा एक जवाब दे सकते हैं। तो जब हमें उससे पता चलता है, कभी कभी क्या होता है, डेथ केस तो नहीं होता लेकिन अर्जेंसी होती है। अर्जेंसी, हाँ, मान लीजिए आपको, भाई मुझे नहीं पता, हो सकता है कि भाई घर में जो है आपको जाना ही है, कोई मसला फंसा हुआ है, आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है, तो अगर आप ये भी बहुत है ना, लोग उधर जो थे ना जमीनें जो ने बेच भी रहे, कोई ये हाँ वो भी है। तो वो उसमें भी जो है मैं ये कहूँगा कि जब ऐसा भी कुछ होता है तो लोग हमें लिखते हैं और हम उसे रिस्पॉन्ड करते हैं। उसमें भी अगर हमें लगता है कि जैसे मान लीजिए किसी को तुरंत ही जाना है और उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो फिर आप हमारे PRU नंबर पे जब आप संपर्क करेंगे तो वो हमेशा आपको वापस लिखेंगे, एक फॉर्म भेजेंगे आपको। उस फॉर्म में वो आपसे आपकी अर्जेंसी का डिटेल मांगे कि भाई एक्चुअली क्या है। मान लीजिए आप कहें मुझे इंडिया जाना है, मैं जा ही रहा हूँ, मेरे तो हो सकता है वो आपसे बोलें टिकट की कॉपी दिखा दीजिए, है ना, या अगर आपको कोई और डॉक्टर वाला मसला बताएंगे तो आपसे पूछेंगे कि एक डॉक्टर का रेफरेंस लेटर दे दीजिए। तो जब वो जवाब आता है तो फिर हम प्रायोरिटी अपॉइंटमेंट्स भी देते हैं लोगों को, लोग अदर देन वो जो लोग वेबसाइट पे लेते हैं, उसके अलावा भी अगर कोई अर्जेंसी है, कुछ है। पर यह है कि चूंकि वो आप जानते ही हो, क्योंकि बहुत लोग जो है ना
चेक ही नहीं करते, वीज़ा मेरा ख़त्म हो गया कि नहीं, पासपोर्ट चेक नहीं करते। वो तो मैं कहूँगा, वो तो साथ संगत ये बात मैं आप सबसे प्रार्थना करूँगा कि नंबर 1 वीज़े की जहाँ तक है तो OCI ज़रूर ले लो। अगर सरकार ने, आपके ही भाई बहनों ने यहाँ जो पुराने बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, उन्होंने बहुत कोशिश की, सरकार के साथ अपने केस रखते रहे कई बरस, और फिर जाकर ये जो फैसिलिटी मिली है। कई लोगों को अभी भी इतने साल हो गए हैं, अभी भी गलतफहमी है कि ये डुअल नेशनलिटी है OCI, ये तो डुअल नेशनलिटी नहीं, डुअल नेशनलिटी नहीं है। पर OCI कार्ड जो है आपका, मैं कहूँगा कि हमारे हिसाब से वो बेस्ट चीज़ है जो आपको मिल सकती है, इसलिए आप उसे ले लें। और वो डुअल नेशनलिटी नहीं है, लेकिन वो केवल लॉन्ग टर्म वीज़ा भी नहीं है, वो लाइफ लॉन्ग वीज़ा होने के अलावा आपको बहुत सुविधाएं देता है ना। अगर आप भारत में कारोबार करना चाहते हैं, या आप भारत में मान लीजिए घर खरीदना चाहते हैं, या बच्चों को पढ़ाना है आपको, तो उसकी अलग सीटें हैं OCI की, तो इसलिए बहुत सारे फ़ायदे हैं। और मैं कहूँगा कि जितने लोग उसे करना चाहें कर लें। इनफैक्ट मैं आप उसकी बात कर रहे थे पावर ऑफ अटर्नी की, तो उस सन 2019 में हमने 10,607 काउंसलर सर्विस दी थी पूरे साल में, और इस बार पूरा कोविड के बावजूद भी 9,825 दिए। तो जो 150 से ज़्यादा का अंतर, वो भी तब जब लोग आए नहीं इस डर के मारे, क्योंकि कोविड है ना, तो हर आदमी आना भी नहीं चाहता है। बट ये है कि चीज़ें वर्चुअल रही हैं, इन द सेंस बातचीत सामने नहीं हो पाई है, लेकिन उसका असर सर्विस में नहीं हुआ। तो अगर आप मुझको पूछो तो मैं कहूँगा कि बेटर हो गया है, क्योंकि हमारे यहाँ तो कई लोग कई बार आधी टीम कोविड पॉजिटिव थी, लेकिन अगर उसके बाद भी वही नंबर पुल हुए जो 2 साल पहले पुल हुए थे 2019 में, वेरी गुड। और कुछ जगह जैसे पासपोर्ट हमने 2-3 हज़ार ज़्यादा ही कर दिए, तो आप उसको खुद ही देख सकते हो कि अटेंड हुआ है। साथ संगत ये बात भी हम सबको सोचने की आवश्यकता है कि जो CG साहब ने बताया है कि ऐसा समय भी आया, मुझे तो पता चल जाता था कि इनकी आधी टीम कोविड पॉजिटिव होगी, तो फिर जो यहाँ का रूल है उनको आइसोलेट करना पड़ता था, और उसको तो तोड़ नहीं सकते, चाहे डिप्लोमेटिक मिशन है, लेकिन यहाँ के जिस देश में भी हो उसके कानूनों को नहीं तोड़ सकते। अच्छा, अभी हमारे दर्शकों को ये तो हम बता दें कि मान लो आज कोई अप्लाई करता है OCI के लिए, तो एवरेज कितना टाइम, आगे तो आप यहीं बनाने लग गए थे? हाँ, नहीं बनता, वो यहीं बनता है। और अब लेकिन जनरली जिस दिन आप OCI, देखिए बहुत सारे लोग एक गलती करते हैं, वो हर तरह के फॉर्म में करते हैं, वो उसको ऑनलाइन भर देते हैं। अच्छा। पर उसका प्रिंट आउट लेके उसको VFS जमा नहीं करवाने चाहते, और फिर सोचते रहते हैं बना क्यों नहीं। जबकि अगर आप किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे, और किसी भी देश का वीज़ा अप्लाई करेंगे दुनिया में, तो यही प्रोसीजर है, यही VFS जो हमें सर्विस देता है, यही UK गवर्नमेंट को सर्विस देता है। जब मुझे वीज़ा चाहिए था इंग्लैंड आने के लिए, तो मैंने भी वहाँ VFS को जाके अप्लाई किया था। तो ये आपने जहाँ ऑनलाइन आप करो पहले, हाँ भरो, उसके बाद फिर आप फिर जमा करो। आपने अपॉइंटमेंट लिया है अगर VFS में, तो आप भर के अपना फॉर्म और उस पे सारे कागज वगैरह करके फिर वो फॉर्म भरा हुआ लेकर आप VFS जाएंगे, फिर वहाँ जमा करेंगे। उस दिन से आपकी प्रोसेस शुरू होगी। अच्छा। फिर उस दिन से जनरली जो OCI कार्ड मिलने का टाइम है, वो आप समझ लीजिए लगभग 1 महीना लग जाता है। तो बहुत ठीक है, 1 महीना कोई ज़्यादा नहीं। 1 महीने में आपको मिल जाएगा। हो सकता है कि बेसिकली अगर आप मुझसे पूछे तो 25 दिन से 30 दिन के बीच में आपको OCI कार्ड मिल जाए। तो साथ संगत दा से जरूर कहना चाहेगा ये इनके प्रेजेंस में कि मुझे भी 2-3 रोज़ फ़ोन करते हैं, मेरा OCI नहीं आया, कहीं ये तो नहीं किया हुआ कि वो ऑनलाइन अप्लाई करके तो फार्म देने ही नहीं गए। इसी तरह पासपोर्ट का भी मेरे ख्याल यही होगा। ये बड़ा कॉमन है एक्चुअली। बहुत बार जब लोग बोलते हैं कि साहब इतने दिन से नहीं मिला, और मतलब कई लोगों के फ़ोन आ जाते हैं, अक्सर जवाब में ये आता है कि अभी तक तो उन्होंने फॉर्म जमा ही नहीं किया। तो जब तो वो बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, ये तो हो गया। साथ संगत हुण जो हैड ने इत्थों दे वो कह रहे हैं कि पासपोर्ट ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, जो कि ਸਮੈਦਿਕ साउथ रोड ਤੇ ਆਫਿਸ है,
वहाँ पर जमा करने के बाद 25 या 30 दिन के अंदर अंदर OCI आपके घर आ जाता है, बन जाता है, ये कंफर्म है। अब जरा लोगों को पासपोर्ट का बता दीजिए कि वो भी कहीं ऑनलाइन करके घर ही ना बैठे रहे। हाँ, उसका कितना दिन लगता उसका भी है, पासपोर्ट इनफैक्ट बहुत जल्दी हो जाएगा। जनरली मुझे नहीं लगता कि अगर केवल रिन्यूअल का केस है हाँ। तो हफ्ते भर से ज़्यादा कभी लगता है। पर ये है कि हाँ, कभी कभी चूंकि पासपोर्ट होता है तो देखिए, पासपोर्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपके साथ हमेशा चलेगा। हाँ बिल्कुल। बहुत बार क्या होता है कि फ़ोटो नहीं ठीक लगी होती है, कई बार यह होता है कि किसी छोटे डिटेल में जो पुराना या नया है उसमें आपने कुछ थोड़ा बहुत ऊपर, तो उस केस में क्या होगा कि आपको ईमेल आएगा, वो आपसे बोलेंगे कि ये 4 चीज़ की कमी है तो उसको पूरा कर दीजिए, तो वो उसको करना पड़ेगा। पर अगर वो कर देते हैं तो पासपोर्ट तो मतलब मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई भी देर की गुंजाइश है, 1 हफ्ता मैक्सिमम। साध संगत जी, यही 2 इशू जड़े कि सर्विस बारे ये इशू हैं जो कि मेरे पास भी आते हैं, और आज मुझे भी ये इसका ज्ञान नहीं था। आज मुझे पता चला कि अगर देरी हुई है तो उसका मतलब ये है कि शायद हमने ऑनलाइन जमा करा के उसी को समझ लिया कि हो गया, नहीं उसका प्रिंट आउट निकाल के, चाहे पासपोर्ट एप्लीकेशन हो चाहे वो दूसरी OCI की हो, तो साउथ रोड मैदिक में वो जमा कराने के बाद फिर पासपोर्ट तो 1 हफ्ते से ज़्यादा कहते नहीं लगेगा, और जो OCI है उसको महीने से ज़्यादा नहीं लगेगा। तो मेरे साथ हमारे बड़े तो नहीं उम्र में, शायद बराबर ही हों, भगवान दास जी बैठे हैं स्टूडियो में देख रहे हैं, उनकी तरफ से प्रार्थना करता हूँ कि सर्विसेज हैं। अगर कोई भी और प्रॉब्लम आए तो आप हमें बता सकते हैं या सीधे इनको ईमेल कर सकते हैं। इनका ईमेल भी है और ये बहुत ही अच्छे ऑफिसर हैं, और ये भगवान की कृपा है कि यहाँ ये जब से आए हैं, हम क्या बताएं, आपको नहीं मिल सके क्योंकि कोविड के कारण ही, वरना ये समाज में रहने वाले, समाज में जीने वाले, समाज का कल्याण करने वाले ये मेरे भाई हैं। तो मैं इनका बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ। आज इन्होंने समय निकाला। आज का दिन बहुत मुबारक है, रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, और हम कभी भी एहसान जो है बाबा साहब अम्बेडकर का कभी भी नहीं उतार सकते। बाबा साहब जी के बारे में 2 शब्द कह के, तो और कोई मैसेज है? हमारे पास 2 मिनट रह गए हैं। अच्छा, नहीं, बाबा साहब जी के बारे में तो मैं यही कहूँगा कि बाबा साहब जी ने जो है भारत का संविधान हमें दिया। उनका जो योगदान है, चाहे वो स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए रहा हो या उसके बाद भारत के निर्माण में रहा हो, वह अतुलनीय है, और उसके लिए हम सभी लोग उनका सम्मान करते हैं और उनको नमन करते हैं। बाकी मैं अंत में यही कहूँगा कि आई विश अ वेरी वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे to entire Indian diaspora in Midlands and north of England and anywhere in the world if you are watching, on Indians as well as to friends of India. A very happy Republic Day. साध संगत जी, पर एक छोटा सा मेरा क्वेश्चन रह गया कि आजकल काफ़ी ईमेल से चल रहा है जी। अगर किसी के पास कंप्यूटर या नहीं है तो वो फिर किस तरीके से? वो नंबर पे व्हाट्सएप करते हैं, हमारे मोबाइल है, मोबाइल नंबर जो है हमारा, उस पर आप व्हाट्सएप कर दें। सो साध संगत जी, आस है आज का ये शो आपको अच्छा लगा होगा, और बड़ा मुबारक दिन है। बाबा साहब ने बहुत मेहनत की, जिसका फल सभी खा रहे हैं। केवल वो नहीं, केवल आप ये मत समझिए कि उसका फ़ायदा जो है, जिनको हम डाउन ट्रॉडल लोग कहते हैं, जिनको अनटचेबल या और नामों से पुकारा जाता है, मैं तो मानता नहीं हूँ। मैं तो एक ही मानता हूँ, हम सब इंडियन हैं, और दूसरा हम सभी इंसान हैं, और उनका फ़ायदा सबको हो रहा है। एवरी वन इज़ एंजॉयिंग बेनिफिट ऑफ द सेक्रीफाइसेस एंड उनके, और जो मेहनत की, उनके हार्ड वर्क जो किया था उसकी सबको। और मैं बाबा साहब के बारे में भी वी आर ऑल इंडेटेड, और आपको रिपब्लिक डे की भी मुबारकबाद देता हूँ। कोई भी गलती, कोई अपशब्द हमसे निकल गया हो, सुशांत जी तो पढ़े लिखे हैं, इनसे तो कोई नहीं गलती हो सकती, मेरे जैसे करते हैं, तो आप क्षमा कीजिएगा। अगले बुधवार फिर आपके दर्शन होंगे। आने वाले 3 हफ्ते हम सतगुरु रविदास जी महाराज का जो गुरुपुरब आ रहा है, उनकी शिक्षाओं को याद करेंगे,
उसी को याद करके आपके साथ वो साझा करेंगे। आप भी तैयार रहिएगा। हर बुधवार की तरह ये इसी टाइम दास का शो होगा। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय संतां दी। आप अपना ख्याल रखिएगा जी।